हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सद्दाम हुसैन। आप सभी का हरदा डिग्री कॉलेज की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। क्योंकि अभी बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं और अपकमिंग पेपर आपका फिजिक्स का है, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पिछले 5 सालों के पेपर में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बार बार आते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर आज हमने वीडियो बनाया, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। सबसे पहले करंट डेंसिटी होता क्या है? अगर आपके पास कोई कंडक्टर, फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के यूनिट एरिया पर, यूनिट एरिया मतलब उसका एक छोटा सा भाग, यूनिट एरिया पर कितना चार्ज फ्लो करता है, कितना करंट फ्लो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका फॉर्मूला होता है J इज इक्वल टू कितना? I अपॉन में A। ठीक है, J इज इक्वल टू I अपॉन में A, क्योंकि यूनिट एरिया पर कितना करंट गया उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। तो J इज इक्वल टू I अपॉन में A। I को मेजर किस में करते हैं? एम्पियर में। ठीक है, और A मतलब एरिया, एरिया को मेजर किस में करते हैं? मीटर स्क्वायर में। तो इसका यूनिट क्या बनेगा? इसका यूनिट बनेगा एम्पियर अपॉन में मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है द फेज डिफरेंस बिटवीन फ्लोइंग करंट। द फेज डिफरेंस बिटवीन फ्लोइंग करंट एंड, अब फ्लोइंग करंट की बात कर रहा है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। ये है हमारे पास फेज डिफरेंस, बोला मतलब LCR, है ना। और LCR में जब हम एक फेज ग्राफ या फेजर ग्राफ देखते हैं तो ऊपर साइड हमारे पास VL होता है, यहाँ पर क्या होता है? VR, और नीचे साइड क्या होता है? VC होता है। ऊपर इंडक्टेंस बनता है, स्ट्रेट लाइन पर हमारे पास करंट और रेजिस्टेंस वाली लाइन होती है, देन डाउनवर्ड पर क्या होता है? हमारा कैपेसिटर होता है। तो बोल रहा है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन फ्लोइंग करंट, फ्लोइंग करंट मतलब इसी डायरेक्शन पे आपका क्या है? I है ना। फेज डिफरेंस बिटवीन फ्लोइंग करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज अल्टरनेटिंग सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर। अगर अल्टरनेटिंग सर्किट में प्योर कैपेसिटर मतलब VC, दूसरा करंट मतलब I, इन दोनों को हमने कंसीडर किया है, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का होता है? तो यहां पर ऊपर होता है 90, नीचे भी क्या होता है? 90। ठीक है, अब ये ऊपर वाला अपवर्ड डायरेक्शन में, नीचे वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन में, केवल 90 की बात कर रहा है वो, 90 की बात कर रहा है, तो 90 मतलब क्या होगा आपका? π/2 होगा, क्योंकि एंगल यहाँ पर नेगेटिव में नहीं चलता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? π/2 होगा, ना कि 0, ना कि 1, ना कि माइनस का π/2। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, जो कि लास्ट ईयर के पेपर में भी आया था। क्या बोल रहा है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड इन, ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां पर है? तो ये है मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोरबिडन एनर्जी गेप फॉर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर। अगर हम जर्मेनियम सेमीकंडक्टर लेते हैं तो जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में फोरबिडन एनर्जी गेप का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, हमारे पास 3 टाइप के बैंड होते हैं। सबसे पहला होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है, कंडक्शन बैंड, दूसरा कॉन्वेक्शन, और थर्ड होता है हमारा फोरबिडन एनर्जी गेप। अब जहां से इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्ट हुए, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई, और उस कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में चले गए? कॉन्वेक्शन बैंड में चले गए। ठीक है, देन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका फोरबिडन एनर्जी गेप। अब देखिए, हमारा पहला है कंडक्शन बैंड, कॉन्वेक्शन को हम बैलेंस बैंड भी बोल रहे हैं, है ना। कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड और फोरबिडन एनर्जी गेप। ये होता है कंडक्शन बैंड CB, ये होता है बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड मतलब BV, और बीच में होता है फोरबिडन एनर्जी गेप, ये होता है आपका EG। तो जर्मेनियम में इसका जो वैल्यू है वो कितना होता है? 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अलग अलग के लिए अलग अलग चलता है, क्योंकि यहाँ पे जर्मेनियम की बात कर रहा था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस यूज्ड एज अ रेक्टिफायर। सबसे पहले रेक्टिफायर है क्या? रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस जो कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, जो कि AC को DC में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब हम यहाँ पर एक एक चीज अगर समझें तो सबसे पहले फोटो डायोड तो ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है, फोटो डायोड मतलब सनलाइट आया, इलेक्ट्रॉन एमिट हुए और फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनाई, ये फोटो डायोड का काम है। ट्रांसफार्मर ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। जेना डायोड जो कि PN जंक्शन की रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है बस। ठीक है, जिसका काम हम वोल्टेज रेगुलेटर में करते हैं। ठीक है, वोल्टेज को अगर कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम जेना डायोड लगाते हैं, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बचा क्या हमारे पास? जंक्शन डायोड, क्योंकि जंक्शन डायोड में हमारे पास 2 टाइप के जंक्शन डायोड होते हैं। इसका
जो सिंबल है वो कुछ इस तरह का बनता है जिसको आप पीएन जंक्शन बोलते हो। तो पीएन जंक्शन डायोड जो कि फॉरवर्ड वाइज एंड रिवर्स वाइज दोनों ही उस विधा में काम करता है। और ये दो टाइप का होता है आपके पास रेक्टिफायर। रेक्टिफायर भी टू टाइप्स का है, पहला है आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर किसका यूज करता है? रेक्टिफायर यूज करता है पीएन जंक्शन का। तो हमारे पास ऑप्शन में आ रहा है क्या? पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये दो क्वेश्चन है, इसको मैं ट्रिक से समझाऊंगा, आप इसको ट्रिक से याद रखना। 6 और 6A, ये दो क्वेश्चन को मैंने 6 और 6A के नाम से दिया है। एक जो है ये आपका PYQ में दोनों ही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। पहला क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इन टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में जो आई लेंस है, फिल इन द ब्लैंक्स द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। टेलीस्कोप का जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस से क्या है? पहला है लेस देन है, दूसरा है मोर देन है, थर्ड इक्वल एंड नन ऑफ दिस। ये चार ऑप्शन दे रहा है। दूसरा इसी के साथ एक और क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ आई इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिल इन द ब्लैंक्स द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अब दोनों में क्या डिफरेंस? सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का यूज क्यों करते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो ऑब्जेक्ट आपका बहुत ज्यादा पास है उसको मैग्नीफाई करना है, बड़ा करना है। तो सबसे पहली चीज कि ऑब्जेक्ट आपका पास में रखा हुआ है, पास में रखा है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? मोर देन होगी, ज्यादा होगी। और टेलीस्कोप जो कि ऑब्जेक्ट दूर स्थित है, बहुत ज्यादा दूर है, उनको क्या करना है? मैग्नीफाई करके देखना है। जैसे S23 अल्ट्रा जो अभी सैमसंग ने चलाया है, S24 अल्ट्रा जो सैमसंग ने चलाया है, वो क्या करता है? चंद्रमा की फोटो ले ले। चंद्रमा तो बहुत दूर है तो हमको क्या करना पड़ता है? जूम करना पड़ता है। उसको नेक्ड आई से हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, इसलिए तो हम ये डिवाइसेस का यूज करते हैं। तो ये डिवाइस लगाने के बाद उसकी फोकल लेंथ क्या, अगर माइक्रोस्कोप है तो ऑब्जेक्ट हमें पता है कि हमारे सामने ही रखा है, सामने रखा है तो हमारी फोकल लेंथ क्या होगी? मोर देन होगी, ज्यादा होगी। और टेलीस्कोप में हमको ये पता नहीं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, तो इस केस में फोकल लेंथ क्या होगी? लेस देन होगी। आप इस तरह से याद रखें, टेलीस्कोप दूर ऑब्जेक्ट है, फोकल लेंथ क्या है? कम। जो ऑब्जेक्ट पास है, बहुत ज्यादा पास है, उसकी फोकल लेंथ क्या है? यहां पर मोर देन है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसको हम क्लियरली देख सकते हैं। जो दूर वाला है उसको क्लियर हम देख नहीं सकते, उसके लिए फिर अभी अलग अलग डिवाइसेस बने हैं जिससे हम उन चीजों को देखते हैं। चलो नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए ये जो क्वेश्चन है अब थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा। द मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों पे क्वेश्चन आ सकता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg ये मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताने के से पहले मैं आपको डायपोल क्या होता है पहले वो मैं बताता हूं। कि सबसे पहले डाई मतलब है दो, है ना? क्या बोल रहा है वो? डाईपोल। तो डाई मतलब होता है दो। अगर आपके पास दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस सम सेपरेशन पर होते हैं, सम सेपरेशन 2a ले सकते हो या 12 ले सकते हो, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस सम सेपरेशन पर होते हैं तो ऐसे सिस्टम को हम डायपोल बोलते हैं। और जब डायपोल मोमेंट की बात करते हैं तो इस पूरे सिस्टम में से कोई सा एक चार्ज मैग्नीट्यूड फॉर्म में और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, अगर हम इसका प्रोडक्ट निकाल दें तो क्या बनता है? डायपोल मोमेंट बन जाता है। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला P = Q × 2a और Q × 2l भी चलता है। अब Q मतलब चार्ज, चार्ज को किस में मेजर करते हैं? कूलाम में। 2l तो एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा कूलाम × मीटर। ठीक है, ये हमारा सेकंड वाला ऑप्शन होगा इसमें। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहां से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वाटर के लिए वो पूछ रहा है। ठीक है, अब आपको ये 4 ऑप्शन जो है ना, चारों से एक एक आंसर यहां से बन रहा है। सबसे पहले 1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एयर का। अगर वो पूछ ले कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1 होता है। दूसरा ऑप्शन 2.41। अब चूंकि 2.41 की जगह पर अगर लिखा होता है 2.42 तो ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ये डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन तैयार हुआ कि 1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एयर का। 2.41 की जगह पर 42 होता तो किसका है? डायमंड का। देन 1.5 ये किसका होता है? ये होता है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बचा क्या हमारे पास? 1.33 ये लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, और वाटर का वो पूछ रहा है तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1.33। तो यहां से 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। पहला
लिक्विड का 1.33 या वाटर का 1.33, ग्लास का क्या 1.5, डायमंड का क्या 2.42 और एयर का क्या है यहाँ पर 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा लॉजिकल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस बाय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है किससे प्रोड्यूस होती हैं। पहले हम ऑप्शन से चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है, हम फर्स्ट वाले को लास्ट में समझेंगे। पहला स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज का मतलब ये होता है कि एक चार्ज आपका रेस्ट वाली पोजीशन में, तो प्लस क्यू चार्ज मान लेते हैं। प्लस क्यू चार्ज के अराउंड जो भी फील्ड बनता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक चार्ज तो जो है वो क्या बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। वो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहिए, इससे काम नहीं बनेगा। दूसरा ऑप्शन, मूविंग चार्ज विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर चार्ज मूव करता है, ठीक है, चार्ज अगर मूव करता है या फिर चार्ज करंट किसी कंडक्टर में, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन जो है कुछ सिमिलर ही है हमारे पास। चार्ज अगर किसी कंडक्टर में मूव करता है तो उस कंडक्टर के अराउंड या उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और अगर उस चार्ज के वैल्यू को, अब चूंकि यूनिफॉर्म बोला है मतलब एक जैसा, हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर ओनली क्या होगी, उस कंडक्टर के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्या बोल रहा है, अ करंट कैरिंग ए कंडक्टर। सेम, अगर कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसमें आपने आई एम्पियर का करंट भेज दिया, तो भी इसके अराउंड क्या होगी, इसके अराउंड केवल हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। और अगर हमें करंट को चेंज करते रहेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहां से स्टैटिक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, मूविंग चार्ज से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, और अगर करंट कैरिंग ए कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। देन अगर करंट के वैल्यू को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब क्या बचा, एक्सेलरेटिंग चार्ज। अगर एक चार्ज एक्सेलरेट करते हुए, ठीक है, एक्सेलरेट का मतलब ये है कि वो अपनी वेलोसिटी को कंटिन्यूअसली बदल रहा है, तो हमारे पास क्या बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगा। ये किसने प्रपोन्ड किया है, हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में ये हमको पता चला था कि हर्ट्ज ने क्या करा है कि एक्सेलरेटिंग चार्ज भेजा, चार्ज जो कि वेलोसिटी को बदल रहा था, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के पेयर से हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखाई दिए थे, ठीक है। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो सबसे पहले किसने प्रपोन्ड किया, किसने बनाया था, किसने एक्सपेरिमेंट दिया था, तो हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट दिया था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी हमारे पास दो क्वेश्चन बनेंगे। विच इज यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। अगर आपको याद हो तो अभी कुछ देर पहले ही मैंने बोला कि वोल्टेज रेगुलेटर में हम किसका यूज करते हैं, जेनर डायोड का यूज करते हैं, क्योंकि जंक्शन डायोड तो रेक्टिफायर में यूज होता है, फोटो डायोड ये यूज नहीं होता क्योंकि ये सनलाइट का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम करता है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम ज्यादा करने का काम करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जेनर डायोड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ओमिक रेजिस्टेंस इज। ओमिक रेजिस्टेंस क्या है, पहले सबसे पहले ट्रांजिस्टर, ये एक डिवाइस है, लाइट एमिटिंग डायोड ये भी डिवाइस है, एलईडी होता है किसके लिए, ट्यूबलाइट वगैरह जो हैं वो जो बन रहे हैं, बल्ब वगैरह जो बन रहे हैं ये है ना। इसके अलावा ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम ज्यादा करने का काम कर रहा है। तो ये तीन चीज तो यहाँ पर हमें समझ में आ रही है, लेकिन एक कॉपर वायर, किसी सर्किट में अगर हम कॉपर वायर लगा दे तो वो किसका काम करेगा, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, वो करंट के फ्लो को कम करने का काम करेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कॉपर वायर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर थोड़ा फास्ट हो तो आप वीडियो को पॉज करके भी समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपको समझाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मिनिमम चार्ज ऑन ए प्रोटॉन। प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, तो प्रोटॉन पर चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ये दो क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। अगर इलेक्ट्रॉन का पूछे तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम, ठीक है। प्रोटॉन का अगर पूछे तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब दोनों में डिफरेंस क्या, अगर इलेक्ट्रॉन का बोलेगा तो माइनस लगाएंगे, प्रोटॉन का बोलेगा तो प्लस लगा देंगे। तो यहाँ पर जो आंसर है वो माइनस प्लस के फॉर्म में तो दिया ही नहीं, एक ही ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा, थर्ड वाला, ठीक है। द मिनिमम चार्ज ऑन ए प्रोटॉन, प्रोटॉन पर कितना चार्ज है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का बोलेगा तो माइनस लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल डज नॉट डिपेंड्स। सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है, यहाँ पर बेसिकली हम
एक ही कॉइल होती है और उसी एक ही कॉइल में से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते हैं, उसको हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। तो उस एक ही कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप उस कॉइल की लेंथ बढ़ा दोगे तो सेल्फ इंडक्टेंस अफेक्टिव होगा, अगर रेडियस बढ़ा दोगे तो सेल्फ इंडक्टेंस अफेक्टिव होगा। एंड नंबर ऑफ टर्न्स, वायर को आपने लपेटा कितनी बार लपेटा है, अगर उसकी संख्या को भी बढ़ाएंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो अफेक्टिव होगा। लेकिन जो करंट है किसी भी कॉइल में जो करंट होता है उसका सेल्फ इंडक्टेंस से लेना देना नहीं है, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलता तो हम बात अलग करते हैं, लेकिन ये सेल्फ की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है आपका ये आएगा, क्योंकि नॉट पूछ रहा है वो, ठीक है। और ये जो 3 है ये इसके जो फैक्टर हैं जिनके ऊपर सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। द ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है किस पर, म्यूचुअल इंडक्टेंस पर, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस नहीं आएगा क्योंकि ट्रांसफॉर्मर है क्या, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। 2 टाइप का होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन, ठीक है। तो इनमें 2 काम होते हैं, करंट को कम भी करना, करंट को बढ़ाना भी। क्योंकि करंट को कम ज़्यादा कर रहा है तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पे वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास SI, द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स होते क्या, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। किसी भी सरफेस से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू कर रही है उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। किससे, फाई बी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या, फाई बी इज इक्वल टू बी इंटू डेल्टा ए, या डेल ए होता है। बी अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, जिसके बहुत सारे यूनिट हैं, ज़्यादातर हम टेस्ला का यूज़ करते हैं। टेस्ला इंटू डेल ए एरिया, और एरिया के लिए क्या लगेगा, मीटर स्क्वायर लगेगा। तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, अगर ये दिया हुआ होता तो हम ये लगा देते। अब चूंकि ये दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो जब भी फ्लक्स पूछे तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वेबर होता है, ठीक है। गॉस, ऑस्टेट, टेस्ला ये सब के सब हैं, गॉस भी है, ऑस्टेट भी है, लेकिन ये फिर उसके जैसे एमके, सीजीएस, एफपीएस वगैरह हम उसमें जाएंगे, सीजीएस वगैरह में जाएंगे तब हमको ये सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है। टेस्ला तो है नहीं यहाँ पर, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, वेबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे लिए 3 क्वेश्चन तैयार करेगा। द यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी है क्या, किसी कंडक्टर की ये जो यूनिट लेंथ है, इस यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, ठीक है। किसी कंडक्टर की यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होगा, इसको रो से डिनोट करते हैं। Q मतलब चार्ज, चार्ज को किस में, कूलाम में मेजर करते हैं, और L मतलब लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। तो यूनिट क्या बनेगा, कूलाम अपॉन में मीटर। अब आप देखेंगे शायद 2 ऑप्शन जो है वो सेम हो चुके हैं, कूलाम अपॉन में मीटर देन कूलाम अपॉन में मीटर। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन जो है वो हमारे सही है, प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण हो सकता है गड़बड़ हुआ हो। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, लीनियर की जगह पर आ गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज अगर बोले तो क्या आएगा यहाँ पर, तो किसी भी सरफेस के यूनिट एरिया पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो Q अपॉन में, Q मतलब कूलाम और A मतलब एरिया, एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी। थर्ड क्या है हमारे पास, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। किसी कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम पर, किसी कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब Q मतलब फिर से कूलाम और V मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए L इंटू बी इंटू एच, 3 हमारे पास लेंथ होगी जिसका यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब होगा। तो अगर लीनियर चार्ज बोले तो कूलाम अपॉन मीटर, सरफेस चार्ज बोले कूलाम अपॉन में मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोले तो क्या आएगा, कूलाम अपॉन में मीटर क्यूब। तो यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसने बताया, ये बताया था ऑस्टेड ने, क्योंकि ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फैराडे सेकंड लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज। अब बताना है कि फैराडे का सेकंड लॉ क्या है। फैराडे का सेकंड लॉ ये था, जैसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस
को पढ़ा, म्यूचुअल इंडक्टेंस को पढ़ा, वहीं पर फैराडे का लॉ भी आता है। फैराडे लॉ क्या बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंड्यूस ईएमएफ के। अब रेट की बात कर रहा था, रेट मतलब क्या होता है, टाइम, तो टाइम के लिए हम dt लगा देते हैं, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई से, क्या बना डी फाई अपॉन में dt। यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ईएमएफ के, ईएमएफ मतलब कितना, E, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन में dt है। अब इसको डेल फाई अपॉन डेल टी भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स में चेंजेस हो रहा है, तो वो क्या करेगा, फ्लक्स या जो भी कंडक्टर में फ्लक्स चेंजेस हो रहे हैं वो अपने आप को अपोज करेगा, उस जो भी चेंज हो रहा है उसको, उसका विरोध करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का यूज करेंगे, माइनस सिंबल का यूज करेंगे। तो आपको अगर यहाँ से ऑप्शन लगाना है तो डी फाई को हम यहाँ पर डेल फाई भी लिख सकते हैं, डेल फाई अपॉन में डेल टी, और यहाँ पर चूंकि क्या आएगा, माइनस आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, E इज इक्वल टू माइनस का डेल फाई अपॉन में डेल टी, ठीक है। अब जैसे कि ये बोल रहा है फाई बी, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर कैंसिल है। फर्स्ट सेकंड में थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजन हो तो माइनस क्यों लगता है, क्योंकि जब फ्लक्स में चेंज होता है तो किसी भी कंडक्टर में चेंज होगा या कॉइल में चेंज होगा, तो वो क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। अपोज को शो करने के लिए, उसमें परिवर्तन को बताने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर माइनस यहाँ पर लगा के रखा हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, द रियर व्यू मिरर यूज्ड इन ए व्हीकल आर, व्हीकल्स में जो रियर व्यू है, पीछे का व्यू देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ठीक है, जो रियर व्यू है उसको देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। अगर वो बोल दे कि सर्च लाइट या फिर जो हेडलाइट है उसमें किसका यूज करते हैं, तो उसमें हम यूज करते हैं कॉनकेव का। दो क्वेश्चन बन रहे हैं। रियर व्यू मतलब आप कार में बैठे हो, तो कार में बैठने के लिए एक पीछे का देखने, जब कार में बैठे हो फ्रंट पे तो एक ग्लास लगा हुआ है ट्रांसपेरेंट वाला, और पीछे का देखना है तो उसके लिए हमने एक ग्लास का यूज किया जो कि कौन सा है, आपका कॉन्वेक्स है। लेकिन अगर सर्च लाइट की बात करें, ग्लास के उसी गाड़ी के आगे जो लाइट होने लगे हुए हैं उनमें किसका यूज करते हैं, हम कॉनकेव का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल अभी समझाया क्या होता है कि टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस का एक ऐसा सिस्टम, ठीक है, जिसका सेपरेशन बिल्कुल मिनिमम होता है, जिसको आपने बोल दिया कि लगभग 2a या 2l के बराबर होगा। जब हम उसको रोटेट कराते हैं तो उसमें एक टॉर्क क्रिएट होता है। टॉर्क का फॉर्मूला टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा होता है। तो अगर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल में टॉर्क पूछे तो उसका फॉर्मूला क्या, टॉर्क इज इक्वल टू P sin थीटा। अब उसी डायपोल को अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ऑटोमेटिकली ये रोटेट होने लग जाएगा। जब ये रोटेट होगा तो यहाँ पे वर्क डन होगा, और वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वर्क इज इक्वल टू P 1 माइनस कॉस थीटा। ये पूरा के पूरा एक डेरिवेशन है, ठीक है। जब वर्क डन हो चुका है तो उसी के आगे हम फिर से रोटेट अगर कराएं तो यहाँ पर हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। और ये बोलता है कि π/2 से अगर आपने थीटा एंगल इसको रोटेट किया तो जो भी वर्क डन होता है उसको पोटेंशियल एनर्जी के बराबर माना जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी, चूंकि माइनस लगेगा, आप चाहो तो ये डायरेक्ट लगा सकते थे कि माइनस वाला ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वो पूछ रहा है। तो U इज इक्वल टू माइनस का PE cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर तीन चीजें हो गई कि अगर टॉर्क पूछे तो PE sin थीटा, वर्क पूछेगा तो P 1 माइनस कॉस थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी बोलेगा तो माइनस का P cos थीटा होगा। ये अगला है द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड फ्रॉम अ न्यूक्लियस इज, किसी न्यूक्लियस से अगर अल्फा पार्टिकल निकलते हैं तो उनका पाथ कैसा होता है, ये पाथ होता है हाइपरबोलिक, ठीक है। याद रखना है आपको कि क्या होता है इसका पाथ, हाइपरबोलिक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, ठीक है, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो। 1 कूलम चार्ज में, 1 कूलम चार्ज का मतलब Q इज इक्वल टू 1 कूलम है। इसमें क्या बोल रहा है वो कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब N क्या होगा, फॉर्मूला क्या, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस N ही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। अगर हम Q का वैल्यू रखें यहाँ पर तो Q का वैल्यू कितना, 1 इज इक्वल टू N जो कि हमको फाइंड करना है, E
E मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसका वैल्यू कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ठीक है, ये हमारे पास है। अगर हम इसको अपॉन में ले जाएं तो n हमें मिल जाएगा, n इज इक्वल टू कितना होगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, जिसको आप लिख सकते हो 10 की पावर 19 अगर ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस का 19 और 1 में 1.6। इसको कट शॉर्ट वगैरह अगर करोगे तो इसका आंसर आएगा 6.25 और 10 की पावर कितना 18, क्योंकि पावर ऊपर जाकर ये प्लस हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है, देन 1.6 भी नहीं है, 9 पॉइंट भी नहीं है, तो आंसर क्या आएगा इसका 6.25 इंटू 10 की पावर 18। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर शुड बी। अगर आपके पास वोल्टमीटर है तो यहां पर दो डिवाइसेस का हम यूज करते हैं, पहला होता है एमीटर, दूसरा होता है हमारे पास वोल्टमीटर। ये दोनों का याद रखना कि रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर। जब भी वोल्टमीटर बोले तो उसका आंसर आएगा इनफाइनाइट। ठीक है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना इनफाइनाइट होता है और एमीटर का होता है कितना 0। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, एमीटर का सबसे कम, वोल्टमीटर का सबसे ज्यादा। सबसे छोटा नंबर क्या है 0, सबसे बड़ा नंबर क्या है अनकाउंटेबल मतलब इनफाइनाइट। एमीटर के लिए 0, वोल्टमीटर के लिए इनफाइनाइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ऑप्टिक्स का है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज मिनिमम फॉर द लाइट। अगर किसी प्रिज्म से डिस्पर्शन हुआ, तो हम अभी केवल 3 कलर के लिए समझेंगे, क्योंकि ये तो पूरा एक विवग्योर का पैटर्न बनाएगा, है ना, विवग्योर का पैटर्न बनाएगा। सबसे ऊपर वायलेट, सबसे नीचे हमारा रेड होगा, देन बीच में क्या होगा ग्रीन होगा। इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है रेड की, देन उसके बाद एवरेज वाले में कौन आता है ग्रीन आता है, देन इसके बाद क्या आता है वायलेट आता है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की वेवलेंथ बड़ी है किससे ग्रीन से, और ग्रीन की वेवलेंथ बड़ी है किससे वायलेट वालों से। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी रेड की, तो सबसे कम किसकी है वायलेट की। मिनिमम वो पूछ रहा है, तो मिनिमम के लिए कौन सा कलर आएगा वायलेट कलर आएगा। अगर मिनिमम की जगह पर वो मैक्सिमम बोलता तो रेड कलर आता। ठीक है, अगर मिड की बात करता, एवरेज की बात करता तो क्या आता ग्रीन कलर आता। 3 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से, मैक्सिमम वेवलेंथ रेड, मिनिमम वायलेट और मिड में क्या आ रहा है ग्रीन आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास डुअल नेचर एंड रेडिएशन का क्वेश्चन है, फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, जो मोमेंटम है मैटर वेव्स का, सबसे पहले मोमेंटम क्या होता है P, और P इज इक्वल टू, जब हम लाइट के लिए मोमेंटम निकालते हैं तो होता है m इंटू सी। m क्या मास ऑफ पार्टिकल और c क्या स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली ने क्या बोला, डी ब्रॉगली मैटर वेव होता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में p होता है, वो p के बारे में पूछ रहा है, तो p इज इक्वल टू कितना होगा h अपॉन में लैम्डा होगा। ठीक है, h अपॉन में लैम्डा, तो यहाँ पर आंसर कितना p इज इक्वल टू h अपॉन में लैम्डा आएगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये देखो ये ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है, देन ये भी अपॉन में सी दिया हुआ है एंड फर्स्ट वाले में उल्टा इक्वेशन लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है मोमेंटम के लिए कितना p इज इक्वल टू h बाय लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी भी एक ट्रिक है नेक्स्ट क्वेश्चन की, द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट 3 बोर ऑर्बिट। पहले 3 बोर ऑर्बिट का रेशियो क्या होगा, पहला ऑर्बिट है तो 1 का स्क्वायर, दूसरा ऑर्बिट है 2 का स्क्वायर, तीसरा ऑर्बिट है 3 का स्क्वायर। 1 स्क्वायर कितना 1, 2 स्क्वायर 4 और 3 स्क्वायर में कितना 9। तो आंसर क्या होगा 1:4:9 होगा ये। ठीक है, कंप्लीट ये वाला भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस विल बी। अगर आपके पास कैपेसिटी 1 माइक्रोफैरड है, ठीक है, 1 माइक्रो को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -6 फैरड, तब उस स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस क्या होगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R। ठीक है, C का वैल्यू कितना 10 की पावर -6, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू कितना R। इस पूरे को इधर ले जाओ तो ये होगा 9 इंटू 10 की पावर 9
इंटू 10 की पावर माइनस का 6 इज इक्वल टू आर। अब 10 की पावर 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो 10 की पावर 3 मीटर इज इक्वल टू आर। क्या 10 की पावर 3 मीटर ऑप्शन में है? नहीं है। यह 90 किलोमीटर है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये 9000 किलोमीटर है, यहाँ पर 9000 तो आ रहा है लेकिन मीटर आ रहा है, किलोमीटर हमारा नहीं आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ये भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि 10 की पावर 5 दिया हुआ है। 9 किलोमीटर हमारा ऑप्शन बच रहा है क्योंकि 10 की पावर 3 मीटर जो है ना, इसको हम 10 की पावर 3 मीटर को हम 1 किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं। तो कितना होगा? 9 किलोमीटर इज इक्वल टू आर। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी PYQ का ही है। क्या बोल रहा है ये? द यूनिट ऑफ रूट LC। रूट LC का यूनिट क्या है? सबसे पहले रूट LC आया कहाँ से? रेजोनेंट कंडीशन है जिससे हमने पढ़ा था कि F इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC होता है। अगर हम यूनिट की बात करें तो F क्या है? फ्रिक्वेंसी। और फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला टाइम पीरियड क्या रेसिप्रोकल क्या है? फ्रिक्वेंसी, है ना। तो यहाँ पर टाइम पीरियड का क्या होगा? सेकंड होगा, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 पाई, क्योंकि 2 पाई तो एक डायमेंशनल लेस वैल्यू है ना। तो क्या बचेगा? 1 में रूट LC बचेगा, एक के बराबर। ठीक है, तो रूट LC किसके बराबर? सेकंड के बराबर, या फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना। तो रूट LC किसके बराबर आएगा? सेकंड के बराबर आएगा। रूट LC का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। अगला बोल रहा है द वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, अगर आपके पास कोई कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज अगर बना है, ठीक है, वर्चुअल इमेज अगर बना है तो इमेज कैसा होगा? सबसे पहले तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पर होगा जिसका वर्चुअल इमेज राइट साइड पर बनता है। और वर्चुअल इमेज हमेशा जो भी बनेगा वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या होगा? लार्जर देन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अगला है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने डिस्कवर्ड किया है? तो ये किया है हर्ट्ज ने। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर हर्ट्ज आएगा। और अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बात करें तो वो क्वेश्चन पहले भी गया जिसका भी अपन ने हर्ट्ज ऑप्शन लगाया था। द एटम इज, एटम क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है या अनचार्ज है। ठीक है, तो एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और जो न्यूट्रल है इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये होगा अनचार्ज। ठीक है, पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है एटम। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे अनचार्ज, क्योंकि अनचार्ज ऑप्शन में दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द SI यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट। द SI यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट। अच्छा, ये डीके कांस्टेंट कहाँ लगाया था अपन ने? जब हम एटम न्यूक्लियस के डेरिवेशन सॉल्व करते हैं तो वहां पर जब हम साइज या न्यूक्लियस का साइज निकाल रहे थे तब वहां पर अपन एक कांस्टेंट का यूज किया था जो था डीके कांस्टेंट, और इसका यूनिट होता है बैक्यूरल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या? C इज इक्वल टू Q अपॉन में V। Q मतलब चार्ज, चार्ज को किस में मेजर करते हैं? कूलाम में। V को मेजर किस में करते हैं? वोल्ट में। तो कूलाम अपॉन वोल्ट ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है, और कूलाम अपॉन में वोल्ट ये किसके बराबर होता है? ये फैरेड के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? फैरेड आएगा। ठीक है, ऑप्शन आगे पीछे आप देख लेना, ये है हमारा फैरेड। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये भी एक डेफिनेशन पूछ रहा है बस। द फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज। क्या बोल रहा है वो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ये ऑप्शन नहीं है। अगर हम देखें इलेक्ट्रिक करंट, ये होता है I इज इक्वल टू Q/T। पर सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ उसको करंट बोल रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब अगर आपने इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेकर आया और कितना वर्क डन हुआ, ठीक है, किसी यूनिट चार्ज को लाने पर कितना वर्क डन हुआ, वो पोटेंशियल के बराबर है। तो इसका फॉर्मूला मैंने ये लिख दिया, देन पोटेंशियल का फॉर्मूला ये। अब बचा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताता है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी यूनिट चार्ज, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, चार्ज मान लेते हैं Q। यहाँ से अगर आप एक Q0 वाले चार्ज को अंदर की ओर लेकर आओगे ना, तो ये क्या करेगा? एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा।
ठीक है। तो इस टेस्ट चार्ज ने कितने फोर्स को एक्सपीरियंस किया, यही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू कितना, F अपॉन में Q नॉट, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, या यहाँ पर ये भी हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, और भी वीडियो के लिए आप हरदा डिग्री कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।